हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है कि मान लीजिए पहले से कोई दो पार्टनर है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सही चल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड करें। अब एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि एक नई ब्रांच खोले या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, कुछ ना कुछ नया करें, एक नया डिपार्टमेंट ही खोल दें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि हमें कोई ना कोई पार्टनर भी एक और चाहिए। तो वो किसी भी नए पार्टनर को, ठीक है, किसी भी नए पर्सन को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो वो कहेंगे कि आ जाइए, आप हमारे पार्टनर बन जाइए। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ी सी कैपिटल ले आइएगा और थोड़ा सा पैसा गुडविल के लिए लेके आ जाइएगा और आप हमारे पार्टनर बन जाइए। अब जो नया पार्टनर आएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। ठीक है, पहले प्रॉफिट सिर्फ दो लोगों में बढ़ता था, अब मान लीजिए एक और नया पार्टनर आ जाता है तो दो और एक कितने हो गए? तीन। यानी अब आगे से जो भी प्रॉफिट बटेगा वो तीन लोगों में बटेगा। ठीक है, अब तो हमें क्या करना चाहिए कि पुराने जो भी हिसाब किताब हैं, ठीक है, वो अभी से क्लियर कर लिए जाए कि पहले से अगर जो दो पार्टनर थे तो उन दो पार्टनर ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर रिजर्व में रखा है तो वो पैसा, दो पार्टनर ने अगर पुरानी कुछ गुडविल कमाई है वो, या उनके पुराने जो एसेट्स लायबिलिटी है उनकी वैल्यू में अगर कुछ चेंज आया तो वो, उनकी वजह से जितना भी कुछ भी प्रॉफिट लॉस कोई भी एडजस्टमेंट है वो कर ली जाए नए पार्टनर के आने से पहले पहले। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने सारे एसेट्स की रीवैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स की दोबारा वैल्यू निकालते हैं कि जब हमने खरीदा था ये एसेट्स इतना था और आफ्टर डेप्रिएशन इसकी बुक वैल्यू इतनी है, अब इसकी एक्चुअल मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट में ये इसकी कितनी वैल्यू में मिल सकती है। ठीक है, वो सब अब फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से जैसे एसेट्स को रिवैल्यू किया, सेम ऐसे लायबिलिटी को भी रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी के लिए वर्ड क्या यूज होता है? रीअसेसमेंट। लायबिलिटी के लिए वर्ड यूज होता है रीअसेसमेंट, लेकिन मतलब वही होता है कि आप उसकी वैल्यू दोबारा से चेक कर रहे हैं कि हमारा उधार जो है वाकई में उतना ही है या कुछ कम ज्यादा हुआ है, जिससे हमें कि कुछ बेनिफिट हो सके अगर कम हो गया है तो, और अगर बढ़ गया है तो वो लॉस है लेकिन उसको भी हम रिकॉर्ड तो कर लें एटलीस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जाहिर सी बात है, साफ साफ लिखा हुआ है, नाम में भी पता लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई हम एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो ठीक है, तो उसे इस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। किस अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब क्या होता है जनरली इसमें, ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे, यानी कि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है जी, ये रूल इसमें फॉलो किए जाएंगे। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में कुछ गिरावट आती है तो हमारा लॉस है। ठीक है, और लॉस का रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। किसी लायबिलिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, उधार बढ़ गया तो वो भी आपका लॉस है, उसे भी का रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। सेम ऐसे ही अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो वो प्रॉफिट है तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। और किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम में सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए यानी हमारी सेटलमेंट जो है कम पैसे में हो जाए, तो वो एक तरह से क्या हो गया? वो एक तरह से हो गया आपका प्रॉफिट गेन, तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इन पर्पस के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के रिकंस्ट्रक्शन पे तो वो डेबिट साइड दिखा देंगे, किसी और तरह कोई गेन या इनकम हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड दिखा देंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया रिवैल्यूएशन में होता क्या क्या है, कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे 71। और ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक में से है और ये दिया हुआ है पेज नंबर 5.98 पे। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन भी अभी शो करूंगा बीच में, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और बुक है तो आप बुक खोल के भी अभी क्वेश्चन नंबर 71 देख सकते हैं, पेज नंबर 5.98 पे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, किसी ना किसी पॉइंट में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ जाती है, वो पूछ लेते हैं। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन अभी आपको करवा दिया जाए ताकि आपके कोई डाउट्स ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर हो तो सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। A and B are partners in a firm. Net profit of the firm is divided as follows: 1/2 to A, 1/3 to B, and
1/6 कैरी टू अ रिजर्व। इनका कहने का मतलब है पार्टनर है ए और बी, और उनका शेयर कितना है, ए का शेयर है 1/2 और बी का शेयर है 1/3। इसके अलावा इसमें एक बात लिखी है जो हर क्वेश्चन में जनरली नहीं लिखी होती, कि 1/6 जो है वो कैरी करेंगे रिजर्व में। अब 1/6 ये रिजर्व में कैरी करेंगे, इसका मतलब कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से 1/6 पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये सब कब होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे होते हैं, तब हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब यहां हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे कि हम अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम 1/6 पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर में बांट दें। यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। बल्कि पहले से कोई रिजर्व बना होगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं करना। तो इसलिए ये 1/6 वाला पॉइंट जो है अभी हम इग्नोर कर देंगे, इसका यहाँ पे यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज। अब ये बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें कैपिटल्स है, रिजर्व है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐसे ही एसेट्स दिए हुए, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक। उसके बाद एडजस्टमेंट देखिए, फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले लिखा है सी ब्रिंग्स इन 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल। सी जो है अपनी कैपिटल के लिए कितने लाया है, 25,000 रुपए लेके आया है, तो ठीक है 25,000 वो लाया है, उसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। बी पार्ट में लिखा है सी ऑल्सो ब्रिंग्स इन ₹5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। देखो ये बता दिया कि सी का शेयर जो है कितना है, 1/5 है, और उसके लिए वो जो उसका गुडविल का हिस्सा बनता है यानी प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है वो 5,000 लेके आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल भी ले आया और अपने हिस्से के गुडविल का प्रीमियम भी ले आया, बहुत अच्छी बात है। सी पार्ट, सी में लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब असेट्स और लायबिलिटी में अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए एक असेट रीवैल्यू हो रहा है, क्या रीवैल्यू हो रहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। देखिए एक तो ये बात समझ लीजिए, जब क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हो ना अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, ऐसा कुछ लिखा हो तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर हुआ है। अब एरर हुआ तो आपको एरर को रेक्टिफाई करना है, लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए पहले आपको एरर समझना पड़ेगा। तो एरर समझते, एरर हुआ क्या है, कह रहे हैं कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है। कितने से अंडर वैल्यूड है, 10% से, ठीक है। ये नहीं बोल रहे कि 10% से कम करेंगे या करना है, 10% से कम किया हुआ है, ठीक है। अंडर वैल्यूड है, कम दिखा रखा है, तो भाई कम दिखा रखा है ना, उसको नॉर्मल प्राइस पे ले आओ। क्यों कम दिखा रखा है, ठीक है, नॉर्मल प्राइस पे ले आओ उसको, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अभी स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 18,000, और ध्यान से समझ लीजिए ये जो 18,000 दिया हुआ है ना, ये 10% कम करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 18,000, यानी कि जो आपका 18,000 है वो 90% के इक्वल है। ध्यान से समझना, दोबारा बोल रहा हूं, ये जो 18,000 दिया हुआ है स्टॉक का अमाउंट, ये 90% स्टॉक के इक्वल है, यानी कि 100% स्टॉक कुछ और था, उसमें से 10% आपने कम कर दिया, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% आपने कम कर दिया और बाकी कितना बचा 18,000, यानी 18,000 कितना है, 90% के इक्वल है। तो भाई एक्चुअल में स्टॉक कितना था वो देख लो, फिर डिफरेंस निकाल पता लगा लो कि स्टॉक की वैल्यू में, ठीक है, क्या चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। तो लीजिए समझ लेते हैं जरा। पहले एक बार आप ये कर लीजिए कि स्टॉक की जो वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो x है, ठीक है। अब x का कितना परसेंट इन्होंने कम करके दिखा रखा है, 10%। इन्होंने x का 10% कम करके दिखा रखा है, और वो वैल्यू कितनी आ रखी है इनकी, 18,000 आ रखी है। तो अब हम ये निकालेंगे कि स्टॉक था कितने का, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आपको अच्छे से सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। ये हो गया आपका 1/10। अभी एलसीएम लेना अगर आपको आता है तो आपको समझ आ जाएगा कि 10x माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में 10 इज इक्वल टू 18,000। अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 18,000, और एक लाइन और लिख दीजिए कि x इक्वल टू 18,000 इंटू, यहां पे 9/10 है, साइड चेंज करेंगे क्या बन जाएगा, 10/9, 10/9। तो अब देख लीजिए कितना आ जाएगा, इसको काटिए से, 9 2 18, यानी 2000 आ गया, 2000 इंटू 10 कितना आ गया, 20,000, यानी कि
स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 20,000 है। स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 20,000। और इन्होंने कितने पे दिखा रखा है? इन्होंने 18 पे दिखा रखा है। 10% यानी कि 20,000 का 10%। 20,000 इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। 20,000 का 10% 2,000 इन्होंने कम कर दिया था और 18,000 पे अभी क्वेश्चन में दिखा रखा है। ठीक है जी। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो दिखा देंगे। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 20। और अभी कितने पे है? 18 पे। 18 से 20 पे आने के लिए आपको स्टॉक जो है 2,000 से इंक्रीज करना होगा। और स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपके लिए एक तरह का गेन है। ठीक है, एक तरह का फायदा है। और किसी भी तरह का फायदा हो या गेन हो, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। साथ साथ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो भाई किसी भी तरह कोई भी फायदा होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और यहां पे स्टॉक की वैल्यू हम 2,000 से बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, तो एक तरह से फायदा ही हो रहा है। ठीक है, बिजनेस की एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड लिख दो, बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से वैल्यू बढ़ानी है इसकी? 2,000 से बढ़ानी है, 2,000 से बढ़ानी है, वापस आके 20 पे आ जाए। तो ये यहां पे लिख दिया हमने 2,000। अच्छा, मैंने यहां पे ये वर्किंग दिखाई है तो आपको समझ आई गई होगी, लेकिन एक बार एक शॉर्टकट भी ले देता हूं तो वो भी आपको समझ आ जाए। ठीक है, शॉर्टकट हम कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18,000। ठीक है, और जो ये 18,000 है किसके इक्वल है? ये 90% के इक्वल है। 18,000 किसके इक्वल है? 90% के इक्वल है। तो हमें इंक्रीज कितना करना है? 10% और इंक्रीज करना है। तो 10% जो है वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, जो उसका कम हो रखा ऑलरेडी वो किसके इक्वल होगा? तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी 18,000 अपॉन 90 इंटू 10। ये आप करेंगे तो इससे भी कितना आएगा? 2,000 आएगा। आप शॉर्टकट में डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर किसी और को समझा रहे हैं अपने फ्रेंड को तो उसे इस तरीके से आप समझा सकते हैं। और समझ आ जाए तो फिर एग्जाम में तो आप शॉर्टकट ही लगा लेना भाई। ठीक है, बल्कि डायरेक्ट ऐसे करना, 18,000 अपॉन 90 इंटू 10 हो गया 10%, कितना? 2,000 रुपए। ये किसका 10% है? 18,000 का नहीं, 20,000 का 10% है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹3,200। यानी कि क्रेडिटर की लायबिलिटी कितनी है? क्रेडिटर टोटल अमाउंट है आपका 20,000, उसमें से एक क्रेडिटर है जिसकी लायबिलिटी है 4,000। उस 4,000 वाले क्रेडिटर की लायबिलिटी जो है कोर्ट ने कम कर दी, और कितनी कर दी? 3,200 कर दी। यानी कोर्ट ने हमारा फायदा करवा दिया। जिस पर्सन को हमने 4,000 देने थे, अब हमें उस पर्सन को 3,200 की पेमेंट करनी है, यानी हमारी 800 की पेमेंट बच गई, हमें 800 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। तो आप लिखिए बाय क्रेडिटर। और क्रेडिटर से कितने का फायदा हो गया? आपको फायदा हो गया 800 का, 800 रुपए का। तो ये आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है जी, आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ई, इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। यानी जो डेटर्स हैं उनमें से कुछ बैड डेट्स बन गए, कुछ डाउटफुल हो गए। तो बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ। 2,000 रुपए जो एक्स से लेने थे, ठीक है, ₹2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स, बैड टू द फुल एक्सटेंट, 100% बैड डेट, पूरा पैसा डूब गया। तो लिख दो डेबिट साइड, पैसा डूब गया तो लॉस हो गया। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लिखिए डेबिट साइड। टू बैड डेट्स, कितना लॉस हो गया? 2,000। चलिए आगे पढ़ते हैं। ₹4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, वाई से 4,000 रुपए लेने थे, वो हमारा डेटर है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया भाई, बिजनेस डूब गया उसका। ठीक है, अब क्या करेगा? जितना पैसा होगा उतना देने की कोशिश करेगा। कितने की कोशिश कर रहा है देने की? कह रहे हैं कि एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। भाई साहब क्या करें, डूब गया बेचारे का बिजनेस। ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आपका पैसा पूरा दे सके, लेकिन फिर भी बंदा किसी भी तरह से अरेंजमेंट करके आपको 50% दे रहा है। आप रख लीजिए 50%। ठीक है, तो 50% तो आप रख लेना, लेकिन अभी से 50% क्या बुक कर लो? लॉस बुक कर लो। ठीक है, 50% आप लॉस बुक कर लीजिए कि 50% पैसा आपका डूबने वाला है। ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो
फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। अकाउंटिंग का आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, वो भी यही कहता है कि फ्यूचर में कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस है उसे तुरंत बुक कर लीजिए। 50% यानी आधा पैसा डूबने वाला है, 2,000 रुपए डूबने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लीजिए। तो लिखते हैं डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई डाउटफुल डेट है, कितना अमाउंट डाउटफुल है? क्या 4,000 पूरा? नहीं, हमें खबर मिली है कि वो आधा पैसा तो दे देगा, तो आधा पैसा डूबने वाला है, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, उसके चांसेस डूबने के। तो आधा कितना हो गया? 4,000 का आधा 2,000। ठीक है, यहां लिख दो ब्रैकेट में, ये लीजिए 4,000 का 50% डूबने के चांस है, तो उसका हमने प्रोविजन बना लिया। ठीक है, तो कोई भी डूबने के चांस है तो लॉस ही हुआ ना, लॉस तो ये रिकॉर्ड होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंड लॉसेस। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको पता है आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि अब अकाउंट्स क्लोज करना है। और क्लोज करने का तरीका क्या देखते हो आप? ये देखते हो कि टोटल किस साइड जाता है। अब देख लीजिए भाई टोटल किस साइड जाता है। इसमें देखें तो आप डेबिट का जाता है, डेबिट का जाता है, इसका मतलब कि लॉस ज्यादा हो गया। ठीक है, गेन कम हुआ है। देखते हैं कितना हुआ है। तो देखिए टोटल है इसका 4,000, तो यहां पे लिख दीजिए आप टोटल 4,000। इसी टोटल को यहां कॉपी कर लेंगे हम 4,000। ठीक है जी। अब 4,000 में से कुछ हमें गेन हुआ था 2,000 और 800 का, ये माइनस कर दीजिए। 4,000 में से आप 2,800 माइनस कर दीजिए। अब माइनस करने के बाद आप मुझे ये बताइए कि जो रिमेनिंग लॉस है वो कितना बचा। भाई 4,000 में से 2 गए, 2 बच गए, 2 में से 800 गए, तो कितने बच गए? 1,200। तो 1,200 आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका लॉस हुआ है, तो आप लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर्ड। भाई कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल में जाता है, लॉस हो तो भी कैपिटल में जाता है, ये तो पता ही आपको। चलिए, तो देखिए जरा इसमें रेशियो क्या है। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पुराने पार्टनर है ए और बी, तो ये ए के कैपिटल में जाएगा और बी कैपिटल में, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ओल्ड रेशियो क्या है जरा वो समझने पड़ेगा, ओल्ड रेशियो है क्या। देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि ए का शेयर कितना है 1/2 और बी का शेयर कितना है 1/3। भाई रेशियो तो दे दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि इनका जो है एक्चुअल शेयर जो है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कितना आएगा, वो हम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इनका 2 है, 3 है, अलग अलग है ना, हम सेम कर लेते हैं। चलिए, तो इसको 2 और 3 का एलसीएम क्या ले लें हम, 6 आ जाएगा। तो 6 ये कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई होके, तो ये हो गया 3/6। और ये इसको भी 6 से बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे क्या 2 पर भी करेंगे, तो ये कितना हो गया 2/6। तो 3/6 2/6, तो 3/6 2/6 क्या रेशियो बन गई? ये रेशियो बन गई आपकी 3:2। ये आपकी ओल्ड रेशियो बन गई 3:2, यानी हम 1,200 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,200 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करके चेक किया तो आपका अमाउंट जो है वो कितना आ रहा है 720 एंड 480। ठीक है जी, आपने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो आपका अमाउंट जो है वो कितना आ रहा है 720 एंड 480। तो ये आपका अमाउंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी एंट्री में एक तो आप ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देखिए क्वेश्चन में कितना है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में है 50,000 40,000, तो ये हमने यहां पे लिख दिया 50,000 और ये यहां पे लिख दिया 40,000। सी का तो है नहीं पहले से कुछ, सी तो लेके आए हैं, कितना लेके आए हैं, सी लेके आए हैं 25,000, सी लेके आए हैं 25,000। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट, और सी कितना लेके आए हैं 25,000, तो 25,000 हमने यहां पे लिख दिया, ये 25,000 लेके आ गए। उसके बाद लिखा है सी 5,000 भी लेके आए हैं, पीएफजी प्रियम फॉर गुडविल लेके आए हैं,
तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितनी होगी 3:2। तो लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब क्या करना है, अपना 5000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये तो सीधे सीधा आ जाएगा 3000 2000, तो ये लिख दिया आपने 3000 और ये लिख दिया आपने 2000। चलिए, ये तो यहां की बातचीत हो गई। अब एक बार इसको भी देख लीजिए, लॉस आया है, तो लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाती है, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और आपको पता है कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट कीजिए ना। लिखिए डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से एंट्री आई उसका नाम लिखेंगे ना 720, और कौन है बी का 480। सी तो भी नया पार्टनर आया है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा इसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका असर किस पे पड़ता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स पे, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों की रिवैल्यूएशन कर रहे हैं जो ओल्ड पार्टनर्स के टाइम पे पहले से थी। तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका इंपैक्ट भी ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही पड़ेगा, न्यू पार्टनर के लिए उससे कोई भी, ठीक है, चेंज नहीं होगा, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं करना उसमें। तो ये प्रॉफिट जो है, लॉस जो है, किसको मिलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, लॉस, तो किसको मिल गया, ओल्ड पार्टनर ए और बी को। आगे बढ़ते हैं, अब क्या क्या रहेगा देखिए जरा, यहां से तुमने एडजस्टमेंट उठा ली, बैलेंस शीट में से एक चीज और रह गई है, रिजर्व। रिजर्व भी पुराना है भाई, ये भी ए और बी के टाइम पे था, प्रॉफिट में से रिजर्व ट्रांसफर किया होगा इन्होंने, ठीक है। तो उस रिजर्व को आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 3:2 में, रिजर्व को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रिजर्व है कितना, रिजर्व है 10,000, 10,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा 6,000 और 4,000, लिख दीजिए 6,000 एंड 4,000, ठीक है जी। नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है इसमें, नए पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा अभी। तो ये आपने रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये लगभग आपकी सारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब टोटल का काम बाकी है, तो यहां तक आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अब हम टोटल कर देते हैं इसका। तो अगर टोटल देखें तो सबसे पहले हम मिस्टर ए को देखते हैं। मिस्टर ए का बैलेंस कितना है क्रेडिट साइड में, 50,000, 3,000 और 6,000, तो कितना हो गया 59,000, ठीक है जी। तो यहां पे आप लिख दीजिए 59,000 टोटल, 59,000। अब इसका कितना हो गया 40, 42, 42 और 4 46,000, और सी का तो एक ही अमाउंट है 25,000, ठीक है जी। ये हमने टोटल कर लिया, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। अब हमें क्या करना होता है, वही सेम अमाउंट हमने डेबिट साइड कॉपी करना है, तो ये अमाउंट यहां पे कॉपी कर लीजिए, 59,000 मिस्टर ए का, बी का है 46,000 और सी का कितना है 25,000, ये आपने यहां कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, अब लिखिए टू बैलेंस सी डी, किनका बैलेंस कितना बच रहा है, सबसे मुश्किल वाला मैं कर रहा हूं, सी का आ गया 25,000, ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया। अब आसान वाला ये जो है ये आप करके बताइए कितना आएगा, ठीक है जी, बताइए कितना आ रहा है 58,280, और ये 46,000 में से आप 480 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 45,520। तो ये जो आपने निकाला है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने खुद निकाला है, और ऐसे को अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल लिया, ठीक है जी। 58,280, 45,520 एंड 25,000। अब इसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे जो स्टूडेंट सेशन 2020-21 2020-21 के सेशन में है उनके लिए बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना इस एडमिशन वाले चैप्टर में आपके सिलेबस में नहीं है। तो 2020-21 वाले स्टूडेंट्स इस बैलेंस शीट को अगर अच्छे से ना भी समझे, ठीक है, तो भी उनके लिए एग्जाम के लिए चल जाएगा। हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए समझ लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होगा इस बैलेंस शीट में, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल्स लिख लीजिए, कैपिटल्स।
कैपिटल्स ए बी सी कितनी है? 58, 280, 45, 520 एंड 25,000। ये तो होगी तीनों की कैपिटल। ठीक है जी। और लायबिलिटी में क्या आता है इसके अलावा? कैपिटल के अलावा और लायबिलिटी में क्या आता है? चलिए पहले एक काम कीजिए, लायबिलिटी का आइटम लिख लेंगे, उससे पहले टोटल कर लीजिए। तो अगर इन तीनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करके कितना आएगा वो आप यहाँ पे टोटल लिख दीजिए। वो आएगा 128,800। तो आप यहाँ लिख दीजिए 128,800। ठीक है जी, ये तीनों को ऐड करके आ गया। उसके अलावा लायबिलिटी में क्या क्या था वो देखिए। रिजर्व देखेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो रिजर्व को आप नहीं देखेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आप एक तो क्रेडिटर को देखेंगे कि क्रेडिटर में हमें कितने अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी है। क्रेडिटर टोटल तो 20,000 है, उसमें से इसमें से एक क्रेडिटर जो चार्ज आता है वो 3200 में सेटल हो गया था, तुम्हारा 800 का फायदा हो गया था, तो 800 के क्रेडिटर कम हो गए एक तरह से। तो कितने बच गए? 19,200, 19,200 क्रेडिटर, 19,200। और अगर देखें क्वेश्चन में तो किसी और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है। इसके अलावा लायबिलिटी है कौन सी क्वेश्चन में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप ऐसे लिख दीजिए, जितना है उतना लिख दीजिए 5,000। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जितना है उतना लिख दीजिए 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। चलिए इधर की एंट्री खत्म हो गई। अब आ जाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में अगर आप देखें तो एसेट साइड में आपके लिए क्या क्या गिवन है? सबसे पहले देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है और प्लांट मशीन में कोई चेंज नहीं है, उनको आप ऐसे लिख दीजिए। बिल्डिंग 50,000, प्लांट मशीन 30,000 लिख दीजिए। बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000। ठीक है जी, इनमें कोई चेंज था ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने। अच्छा अब ये बताइए स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखेंगे? स्टॉक की वैल्यू हम 18 लिखें या 20 लिखें? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आपने जो कहा था 18 कब लिखा हुआ है? बढ़ा दो। तो सही बात है भाई, बढ़ा देंगे। 18 में आप 2 बढ़ा के तो बढ़ा दिया। यहाँ लिखने का मतलब ये है कि आपने स्टॉक को इंक्रीज कर दिया है, तो इंक्रीज करके लिखो ना। कितना आएगा भाई? 18 था पहले, आपने कितना इंक्रीज किया? 2,000 इंक्रीज किया भाई आपने, तो कितना हो गया? ये 20,000 थी एक्चुअल वैल्यू आ गई, यानी जो अंडर वैल्यूएशन हुई थी वो सही हो गया, रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखें तो डेटर्स में चेंज हुआ है। डेटर्स वैसे तो 22,000 के हैं, डेटर्स वैसे तो 22,000 के हैं। मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं क्योंकि इसमें 2 चीजें माइनस करनी है हमने, से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। डेटर्स 22,000 के हैं, लेकिन डेटर्स में से आपको पता है बैड डेट्स माइनस करते हैं, तो बैड डेट्स 2,000 माइनस हो जाएगा। और डेटर में से आपको पता है कि प्रोविजन भी माइनस करते हैं, तो ये भी 2,000 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके डेटर्स का अमाउंट? हाँ जी, डेटर का अमाउंट आपका निकल के आ गया 18,000। तो डेटर्स में आप लिख दीजिए 18,000। ठीक है जी। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में जाइए और देखिए एसेट्स में से क्या रह गया है। तो एसेट्स में से अगर आप चेक करें क्वेश्चन में तो सिर्फ बैंक रह गया है। अब बैंक में आपको क्या चेंज करना है भाई? बैंक में आप ये देखिए कि वैल्यू पहले से कितनी गिवन है, ठीक है, और नया पार्टनर क्या लेके आया है। तो पहले से जो वैल्यू गिवन है वो तो गिवन है 5,000, और नया पार्टनर कितने लेके आया है? नया पार्टनर पहले 2 पॉइंट देखिए ए और बी, तो उसमें पता लग रहा है कि वो कैपिटल और प्रीमियम लेके आया गुडविल का 25 और 5 30,000। तो कोई नहीं, हम शुरू से लिख देते हैं बैंक। बैंक में पहले से कितना बैलेंस है? बुक में देखिए अपनी एसेट साइड देखिए, बैंक का बैलेंस कितना है? पहले से है 5,000, तो 5,000 पहले से है। और नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया है? 25,000, और नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है? 5,000। तो इनको ऐड करके देख लीजिए कितना आ रहा है आपका आंसर। ये आ गया आपका 35,000, यानी आपके बैंक में कितना बैलेंस हो गया? 35,000। बस एंट्री खत्म, टोटल कर दीजिए। एंट्री खत्म हो गई, टोटल कर दीजिए। ठीक है जी, टोटल कर देते हैं। तो देखिए कितना बन रहा है, 50 + 30 + 20, ये तो हो गया 1 लाख। ठीक है, और ये है 18 और 35, इनको भी ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका? 1,53,000। कितना आ गया? 1,53,000। अब यहां भी चेक कर लीजिए कितना बन रहा है। यहां भी अगर हम देखें ध्यान से तो यहां भी इतना ही बन रहा है, 1,53,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट।
ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गया होगा आप सबको। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नीचे कमेंट्स में आके देख सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट से कमेंट्स में लिखा हुआ है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर भी आप व्हाट्सएप करके मुझसे एक्स्ट्रा डाउट पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के अलावा किसी और क्वेश्चन में भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कोई और क्वेश्चन जो आपको दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पे डालूं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन नंबर को मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, उसका सोल्यूशन भी मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप आराम से समझ सके, देख सके। ठीक है जी, और ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जब भी कोई नए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, और ये चैनल आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 11th है, 12th है, बीकॉम है, एमकॉम है, बीबीए, एमबीए, ठीक है, या सीए, कुछ भी करते हो, आपके लिए यूजफुल है। तो लाइक कीजिए, अपने कॉमर्स के सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।